हेलो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री बुक चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद और इसका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने देखा था राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, उसके बारे में हमने डिटेल चर्चा किया। आज पिछले क्लास में हमने देखा कि नेपोलियन ने बहुत से साम्राज्य को जीत लिया था। इटली में बहुत से साम्राज्य को जीता, जर्मनी में बहुत से साम्राज्य को जीता, एकीकरण में भी उसका योगदान दिया। इटली में ट्रांसपोडेन गणराज्य, सिसेल्पाइन गणराज्य, ये सब को जीता। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ जर्मनी में बताया गया था पिछले क्लास में, जर्मनी में एक राइन नदी है, राइन नदी के समीप एक राइन शहर है ना, तो उसको भी उसने जीता था। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। थोड़ा और पीछे जाएगा ये सिलेबस। 18वीं शताब्दी में यूरोप का निर्माण है। ठीक है, चलिए देखिए। 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में एक एकीकृत राष्ट्र, यहाँ राष्ट्र लिखा गया गलती से है, राष्ट्र नहीं थे। यहाँ पे देखिए यूरोप एक हमारा सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे कोई एकीकृत कोई भी देश नहीं था। यूरोप में सारे देश बटे हुए थे। वहाँ के राजा भी था तो 2 या 3 भागों में बटा हुआ था। वे विभिन्न छोटे छोटे स्वायत्त, यानी कि अपने अधिकार, स्वायत्त मीन्स होता है अपने अधिकार, और अर्ध स्वायत्त राजनीतिक इकाइयों में बैठे हुए थे। या तो वो पूर्ण रूपे ना राजा से स्वतंत्र है, या फिर अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो अर्ध स्वतंत्र है, यानी कुछ काम राजा से पूछ कर किया जा सकता है और बहुत से काम अपने भी किया जा सकता है। जैसे राजशाही, डची, कैंटन, ये सब वर्ग हैं, ठीक है, इत्यादि। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजशाही के नियंत्रण में था। हमने ये बात कर रखा कि यूरोप के कुछ हिस्सों में राजशाही, डची और कैंटन ये थे। पूर्वी और मध्य ये सब पूर्वी भाग में था। मध्य यूरोप में, यूरोप को हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पूर्वी में राजशाही, डची और कैंटन पर अधिकार था। मध्य यूरोप निरंकुश राजशाही के नियंत्रण में था। सबसे इम्पोर्टेंट मध्य यूरोप ही होता है, वो किसके नियंत्रण में था? तो निरंकुश राजशाही के नियंत्रण में। मध्य यूरोप के अंतर्गत इटली, जर्मनी, फ्रांस का कुछ हिस्सा, उसके बाद सबसे ज़्यादा मध्य यूरोप में हंगरी, कुछ पार्ट डेनमार्क, ये सब का आता है। इन राजतंत्र में विभिन्न भाषा या भाषी लोग, प्रजातीय लोग निवास करते थे। अलग अलग भाषा के अलग अलग वहाँ के निवासी थे। इनकी संस्कृति और भाषा भी एक प्रकार नहीं थी। यहाँ की संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा, ये किसी भी प्रकार से मेलजोल नहीं करती थी। अब यहाँ पे ये बात उठ रहा है कि जब ऐसी स्थिति एक साम्राज्य में आए तो राष्ट्रवाद का पनपना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनका सामुदायिक पहचान नहीं था, और जब तक ये सामुदायिक पहचान नहीं हुआ, सामुदायिक पहचान नहीं होगा, कोई अपना एक समुदाय के लिए नहीं होगा, तब तक राष्ट्रवाद आ ही नहीं सकती थी। ऑस्ट्रिया हंगरी हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया और हंगरी पहले एक ही देश थे, अब तो वो विखंडित हो गया। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी ये हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ के राज्य करने वाले लोगों को हैब्सबर्ग साम्राज्य, ठीक है। साम्राज्य में
अलग अलग क्षेत्र और प्रजाति के लोग निवास करते थे। हैप्सबर्ग की बात किया जा रहा है, किसी साम्राज्य के अंतर्गत, दैट मीन्स हैप्सबर्ग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र और प्रजाति के लोग निवास करते थे। अलग अलग, बहुत दूर दूर एरिया में अलग अलग प्रजाति के लोग रहते थे। इस साम्राज्य में टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड, बोहेमिया सम्मिलित थे। देखिए ये सब कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड, बोहेमिया। टिरोल, ध्यान सुनिए, टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड, बोहेमिया। टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड, बोहेमिया। ओके। यहाँ के कुलीनबर्ग, कुलीनबर्ग का मतलब राजा के बाद वाली स्थिति या राजा की ही स्थिति। वर्ग के लोग जर्मनी भाषा बोलते थे। मध्यम वर्ग से ऊपर वाले को कुलीनबर्ग बोला जाएगा। लोम्बार्डी और बोस्निया भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ये दोनों लाइन याद कीजिए। लम्बार्डी और जो बोस्निया है ये हैप्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आता था। कौन कौन? लोम्बार्डी और बोस्निया। सेराजेवो की राजधानी यही बोस्निया है। तो लोम्बार्डी एक शहर है, शायद इटली में ये शहर है। तो लोम्बार्डी और बोस्निया, ऑस्ट्रिया, ये सब इसी के हैप्सबर्ग के अंतर्गत आते थे। परंतु यहाँ इतालवी भाषा, यानी जो लोग इटली की भाषा बोलते थे, अधिकतर लोग इटली वाले थे, इटली भाषी, वो लोग भी यहाँ बोला करते थे। इटली भाषी बोला जाती थी। हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि हंगरी और ऑस्ट्रिया के ये हैप्सबर्ग साम्राज्य आता था, हंगरी और ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगरी की आधी आबादी कौन सी भाषा बोलती थी? मैग्यार। और भाषा इतालवी बोलते थे। ठीक है, इसके अलावे हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी, ये तो ओके है। इतालवी भी कुछ बोलते थे, लेकिन इसके अलावे आधे भाग में मैग्यार और आधे भाग में बहुत से भाषाएं बोली जाती थी। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मैग्यार भाषी वाले लोग, ठीक है, मैग्यार भाषी वाले लोगों को यहाँ पे क्या रहेगा? वर्चस्व रहेगा। शेष अन्य प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। गैलिसिया का कुलीनबर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना होगा, गैलिसिया भी इसी का एक पार्ट है, इसी का पार्ट गैलिसिया है। और यहाँ के जो उच्च वर्ग वाले थे, यानी कुलीन वर्ग वाले, वो पोलिश भाषा बोलते थे। पुर्तगाल की जो भाषा थी वो यहाँ पे बोला करते थे। ठीक है, फिर देखिए, कहता है इसके अतिरिक्त स्वर्ग साम्राज्य की सीमा में अधीनस्थ रूप में बहुत बड़ा कृषक समुदाय भी रहता था। देखिए, इसके अतिरिक्त इस साम्राज्य के अंतर्गत, शायद ये स्वर्ग ना हो, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। इस अतिरिक्त हैप्सबर्ग है, स्वर्ग नहीं है, हैप्सबर्ग। इसके अतिरिक्त हैप्सबर्ग साम्राज्य की सीमा में अधीनस्थ रूप से, मतलब अधिकतर रूप, बहुत बड़ा भाग कृषक समुदाय का भी था। डैट मीन्स हंगरी के बारे में समझिए पहले। हंगरी की आधी आबादी क्या बोलती थी? मैग्यार भाषा बोलती थी। कुछ इतालवी बोलते थे। गैलिसियो पोलिश बोलते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त हैप्सबर्ग साम्राज्य की सीमा में, ये हैप्सबर्ग साम्राज्य डैट मीन्स ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी को क्या बोला गया? हैप्सबर्ग साम्राज्य। तो यहाँ के अधिकतर लोग बड़े बड़े कृषक समुदाय, बड़े बड़े कृषि करते, बड़े बड़े कृषक थे। ठीक है, कृषि करते थे। अगला टॉपिक कंटिन्यू इसी को करते हैं आगे। इनके प्रमुख थे उत्तर में बोहेमियाई। उत्तर में क्या है? बोहेमियाई। उत्तर में क्या है? बोहेमियाई। एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उत्तर में क्या है? बोहेमियाई तथा स्लोवाक आज गणराज्य बना हुआ है। उत्तर में बोहेमियाई
स्लोवाक, कार्नियोला, स्लोवेंस। ठीक है, याद कीजिए। उत्तर में कौन कौन है? नॉर्थ में हम लोग देखेंगे, नॉर्थ में है बोहेमियाई, याद कीजिए, बोहेमियाई। नॉर्थ में बोहेमियाई, नॉर्थ में बोहेमियाई, स्लोवाक, और कार्नियोला में स्लोवेंस। ठीक है, 2 राष्ट्रीय हो गया, वहीं के एक एरिया था कार्नियोला, और कार्नियोला में कौन है? स्लोवेंस। दक्षिण में, साउथ में क्रोएट, और ईस्ट में ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले निवासी कौन क्या कहलाया? रोमन। रहने वाले निवासी को यहाँ पे क्या बोला गया? रोमन। ठीक है, इन विभिन्न वर्गों के सिर्फ साम्राज्य के प्रति निष्ठा ही एक सूत्र में बांधे हुए थी। यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी यहाँ एक सूत्र में बंधे हुए के कारण है कि इनके प्रति निष्ठा होना। ठीक है, कोई ऑप्शन ना मिलने के वजह से ये एक सूत्र में बंधे हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से यूरोप की स्थिति थी, अलग अलग भाषी के लोग, ठीक है, तो वहाँ पे एकता आ ही नहीं सकती है। अन्यथा भाषा और प्रजाति के लिहाज से ये सभी एक दूसरे से अलग थे। यानी भाषा और प्रजाति देखा जाए या उसका ऑक्यूपेशन देखा जाए, ठीक है, तो उसके अनुसार ये अलग थे। यहाँ पे बात ये समझना है कि यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि यूरोप के बहुत सा पार्ट लिया गया। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ये सब बातें बस समझने की है। ये नहीं कि पॉइंट याद करेंगे कि कौन कौन सा साम्राज्य था, इसके अंतर्गत क्या आया। कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता के चला हूँ। तो यहाँ पे देखने को हमें ये मिला कि इतना बड़ा एक साम्राज्य में या इतना छोटा पार्ट्स में भी बहुत से भाषी के लोग हैं, उनकी प्रजाति भी अलग अलग है। यहाँ तक कई भागों में साम्राज्य बटा हुआ है, वहाँ के आधिकारिक वर्ग अलग अलग हैं। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि वहाँ एक सूत्र में बंधा ही नहीं रहेगा। किंतु सम्राट के प्रति जो निष्ठा थी, सम्राट के प्रति जो इनका सोच था, उनका ये कहना था। पहले के सम्राट लोगों को क्या देते थे? वो पोप या पादरी से मिले होते थे और अल्लाह ईश्वर के नाम पर ये कहलवाते थे कि ये जो सम्राट बैठा हुआ है वो आम आदमी नहीं है, ये आम इंसान नहीं है, ये ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। अब ईश्वर का भेजा हुआ ये दूत है, तो इनके प्रति निष्ठा नहीं होगी तो ये आम आदमी के सोच से परे था। ये कहानी कब की चल रही है? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के बाद जब 19वीं शताब्दी में आई तब वैज्ञानिक प्रगति हुई, लेकिन इसके पहले कोई वैज्ञानिक प्रगति नहीं थी। वैज्ञानिक प्रगति का मतलब ये है कि लोगों ने ये समझा, किसी के पीछे कारण पूछना स्टार्ट किया, तब वो वैज्ञानिक प्रगति। लेकिन अगर कारण ये है तो है, जैसे सम्राट ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, तो लोग मानते गए कि ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। लेकिन वैज्ञानिक जब आ गया, वैज्ञानिक सोच आ गई, तो वो कारण पूछते थे कि यही ईश्वर का दूत क्यों है? इस राजा के बेटा जो अगला आएगा वो ईश्वर का दूत क्यों होगा? आम आदमी ईश्वर का दूत क्यों नहीं होंगे? जैसे गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाया और उसकी हेल्प से ये पता लगाया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी या अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन पहले के पादरियों ने यह कह रखा था कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। सूर्य स्थिर, यहाँ पे गलती हो गई, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमती है। ऐसे आज भी अगर हम सोचे तो लगेगा सूर्य पूर्व से उग करके पश्चिम में गया, ये पश्चिम में डूब गई।
तो यही सोच उस पादरी का भी था। हम ऐसे बिना पढ़े लिखे ऐसे ही डायरेक्ट समझ गए, ना किसी निष्ठा के चलते ये पता लगाया, ना वैज्ञानिक पद्धति को पता लगाया, डायरेक्ट जो नज़र आया वो कह दिए। यही पहले के पादरी कहते थे और सम्राट उसको सपोर्ट करता था, वही रूल कानून बनने लगा। लेकिन जब गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाया तो उससे वो प्रूफ करके दिखलाया कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थित है। उसके बावजूद भी वहाँ के सम्राट ने गैलीलियो को फांसी की सजा दी थी। तो इसके पहले की कहानी है कि इसके प्रति निष्ठा, साम्राज्य के प्रति एक ऐसा, राजा को ऐसा ये लोग मान चुके थे कि राजा जो कहेगा वही होगा। हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग कुछ सोचेंगे कुछ करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो साम्राज्य के प्रति निष्ठा ही एक सूत्र में बांधे हुए था। लेकिन अगर ऐसे सोचा जाता कि भाषा एक सूत्र में बंधा हुआ है, प्रजाति एक सूत्र में बंधा हुआ है, तो यह संभव थे, बहुत एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, हम लोग आगे और देखते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू कर रखे हैं। कहा यह जाता है राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या ऐसा सहायक तत्व आया कि राष्ट्रवाद डेवलपमेंट हुआ। देखिए, इसके पहले तो राष्ट्रवाद थी नहीं। कैसे राष्ट्रवाद नहीं थी? जो राजा कहता था वही लोग मान लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें पनपी ये भावना कि हम लोग को राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। राजा तो अपना फायदा के लिए काम करता है और यहाँ के जनता को अच्छा से नहीं देखता, इसलिए वो निरंकुश शासन था, निरंकुश शासक था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में अनेक तत्वों का योगदान था। बहुत से यहाँ पे राइट्स आए, बहुत से यहाँ पे तत्व आया, बहुत सा विचार आया। उसका ये योगदान था कि 18वीं शताब्दी के उपरांत, ठीक है, इस समय कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली था। यानी कुलीन वर्ग पर, बात समझिए यहाँ पे, कुलीन वर्ग पर पूरा का पूरा वर्चस्व उस सामाजिक का था और राजनीतिक का भी था। किस प्रकार से लोगों को वर्गला करके सामाजिक स्थिति को अपने कब्जे में लिया जाए, और राजनीतिक तो था ही। यहाँ की जो जमीन थी, यूरोप की जमीन, अभी बातें यूरोप की जा रही है। यूरोप सबसे विकसित राष्ट्रों में था उस समय भी, वर्ल्ड पावर के रूप में यूरोप था, जो यूरोप पूरा विश्व पर कब्जा कर रखा था। तो उस समय की ही बात है। तो दूसरे राष्ट्र के बारे में सोच भी नहीं सकते कि एशिया में कैसी स्थिति रही होगी, ऑस्ट्रेलिया में कैसी स्थिति रही होगी, अमेरिका में कैसी स्थिति रही, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है। यहाँ पे बात हो रही है यूरोप की। यानी यूरोप में अभी वैज्ञानिक पद्धति नहीं आई, अभी राजे रजवाड़े ही चल रहे हैं। तो यहाँ की अधिकांश जमीन अधिकांश भाग के नियंत्रण में था। किसके? यही कुलीन वर्ग का, जिस पर कुलीन के छोटे किसानों, काश्तकार, भूदासों से खेती करवाते थे। यानी कौन ये खेती करवाता था? ये कुलीन वर्ग, राजा के नीचे वाले जो ये रहते थे वो खेती करवाता था। छोटे छोटे किसानों से खेती करवाता था, काश्तकारों से खेती करवाता था। ये काश्तकार है क्या? छोटी छोटी जो शिल्पकार होती थी उससे काश्तकार, यानी कि लोग कुटीर उद्योग, जो आज को हम लोग उसके कुटीर उद्योग कहते हैं, वही कुटीर उद्योग उस समय काश्तकार था। ठीक है। भूदास, भूदास मतलब वैसा दास जो जमीन पर काम करते हो, यानी खेती के लिए काम करते हो, खेती बाड़ी करते हो, ठीक है, उसे भूदास कहाया गया। तो छोटे किसान भी खेत में काम करते थे, काश्तकार भी खेत में काम करते थे, और भूदास भी। यहाँ के कुलीन वर्ग जबरन खेती करवाता था। इसके पास बड़ी जागीरें होती थी, यानी बहुत बड़े प्लॉट का ये मालिक होते थे। कौन? कुलीन वर्ग। कुलीन स्वयं शहर में बड़ी बड़ी हवेलियां में रहते थे, और गांव में या फिर बहुत बड़े एरिया ऐसा होता था जहां सिर्फ खेती होते थे। तो ये कुलीन स्वयं कहाँ रहते थे? बड़ी बड़ी हवेलियां में, शहर की में रहते थे। ठीक है। अपने महत्व से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि करवाते थे, यानी वो उसी चीज को कृषि करवाते थे, ग्रामीणों से उसी चीज को कृषि करवाते थे जो उनकी ज़रूरत हो, उनकी महत्ता हो, उनको अनिवार्य हो, उनको जो चाहिए। जैसे यहाँ
जब इसके बाद की स्थिति ये देखा जाए, भारत में अगर हम तुलना करते हैं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही थी भारत में, तो उस समय का हम छोटा सा पार्ट लेते हैं। वो अंग्रेज को ये यहाँ मतलब नहीं था कि अच्छा कृषि हो, धान चावल गेहूं बाजरा ज्वार ये सब हो, क्योंकि वो इतना सा धान अपने यूरोप में नहीं ले जा सकते थे, इंग्लैंड नहीं ले जा सकते थे। उन्हें क्या चाहिए था? कच्चा माल। और वो कच्चा माल में सबसे परे जानते थे कि कपड़े को ड्राई क्लीन करवाने के लिए, ड्राई उसको रंगने के लिए, कलर्ड करवाने के लिए नील चाहिए था। तो वो जबरन किसानों से नील की खेती करवाते थे। तो आप इतना से समझ सकते हैं कि वे कुलीन वर्ग किस चीज का खेती करवाते थे? जो आम आदमी की जरूरत है उसकी खेती नहीं करवाते थे, जबरन खेती करवाते थे जो कुलीन वर्गों की जरूरत थी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह छोटा वर्ग था। किसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह छोटा वर्ग था? ये कुलीन के बारे में कह रहा है कि छोटा वर्ग था, बहुत ज्यादा जनसंख्या इसकी नहीं थी। अधिक संख्या किसकी थी? यहाँ के किसानों की थी। अब अगर आज के दृष्टिकोण से अगर ये देखा जाए, जो किसान चाहे वो कर सकते, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा थी, ठीक है। परंतु कुलीन वर्ग का प्रभाव बहुत अधिक था। वो शेर के जैसा रहते थे, बहुत से कामगारों से खेती कराते रहते थे, वहाँ बहुत से दास बना करके रखा था। और ऐसे ऐसे बात ग्रामीणों में या ऐसे ऐसे बात देशों में फैला रखे कि राजा के विपरीत कोई नहीं जाएगा। और राजा की बड़ी सेना की टुकड़ियाँ होती थी, अगर कोई भी छोटा सा बात उठाया राजा के विरुद्ध तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। तो ये लोग डर से सहमे भी रहते थे। हाँ, आगे देखिए, इसलिए विशेष जीवन शैली थी जो क्षेत्रातीत थी, यानी क्षेत्र के अनुकूल ही। ये फ्रेंच भाषी बोलते थे। वैवाहिक संबंध द्वारा कुलीन परिवार एक दूसरे से जुड़े थे। यहाँ पे बात समझिए क्या है। कहता है कि कुलीनों का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा था, जो ये चाहते थे वो करवाते थे, जैसा जो उनकी ज़रूरत होती थी उस प्रकार से ये कामगारों से खेती या करवा लिए, या फिर अगर कुछ ऐसा साम्राज्य बनाना है, ऐसा उनको शहर में हवेलियाँ बनवाना है, तो ये सब उनसे गढ़ाई का काम, बढ़ई का काम, जो भी काम करवाना है करवा लेते थे। तो उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। जीवन शैली क्षेत्रातीत था, यानी कि जीवन शैली उनके अनुकूल बहुत महत्ता, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था उनका जीवन शैली। और इनका जीवन शैली अच्छा क्यों? ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग बहुत ऊपर हैं, यानी कि राजा के ही बाद हमारा स्थिति है और आप लोग बहुत नीचे हो, ठीक है। ये लोग फ्रेंच भाषी थे, यानी फ्रांस में जो आज के डेट में जो फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, वही बोलते थे। वैवाहिक संबंध द्वारा कुलीन परिवार, वैवाहिक अगर कुलीन की अगर शादी, कुलीन वर्गों की शादी किसी खास लोग करवाना है तो वो छोटे जाति में या कृषक भूदास ये सब में नहीं करवाते थे, वो अपने ही कुलीन परिवारों में करवाते थे। उनका ये मानना था कि यहाँ का जीन ट्रांसफर होकर के उसके तरफ ना चल जाए, यानी कि मेरे जैसा ना उसके पास सोच हो, ये सब बांध करके रखे, ठीक है। तो और आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है कुलीन वर्ग के अतिरिक्त मध्यम वर्ग भी था। यहाँ पे 3 वर्गों में डिवाइड था। सबसे पहले हमने देखा कुलीन वर्ग, उसके अतिरिक्त यहाँ पे मध्यम वर्ग। इस समय ये भी प्रभावशाली था। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के प्रभाव व्यापारी वाणिज्य विकास पर भी पड़ा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अब मध्यम वर्ग की भी स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो गई थी, क्योंकि वो उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि वो कृषक से ज़्यादा थी, लेकिन उनका सोच थोड़ा बढ़ा और ये लोग कुलीन वर्गों से जाकर के कुलीन वर्गों के इर्द गिर्द वो अपना वर्चस्व दिखाने लगे और कुछ कुछ मांग करने लगे। तो इन्हें भी कुलीन वर्गों ने कुछ मांग दे दी, ठीक है। क्यों? इसके पीछे कारण था कि जब औद्योगिक क्रांति हुई, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, तो व्यापार वाणिज्य बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। क्यों? क्योंकि कुलीन वर्ग की संख्या बहुत ही कम थी।
ये लोग इतने ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते। ये लोग व्यापार करने के लिए उन भूदासों को नहीं ढूंढे, ऐसे लोगों के ढूंढे जो कुछ कुछ पढ़ा लिखा हो, जिसमें मध्यम वर्ग वाले आए। तो व्यापार वाणिज्य का काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। अगर ये न होते, इनकी संख्या कुछ अधिक थी, तो ये व्यापार के लिए दूर दराज भी जाने लगे, जिससे इनकी स्थिति अच्छी हुई। औद्योगिक उत्पादन, नगरों के विकास, बाजारों के विस्तार से व्यापारी वर्ग का प्रभाव भी बढ़ा। यानी कि धीरे धीरे इनका भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो गया, जिसके पीछे इनका व्यापार और वाणिज्य बहुत बढ़िया बढ़ा। इसी के चलते इनकी स्थिति अच्छी बनी, अर्थात प्रभाव इनका भी बढ़ा। नई अर्थव्यवस्था, जो पहले अपने काम करते थे, काम करने से राजा को दिया और जो बचा खाए, इसके अलावा उनको ज़्यादा सोचना नहीं है। ये बाजार मार्केटिंग के बारे में इनकी ज़्यादा सोच नहीं थी। जब ये एक सोच आई तो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन हुआ। तो इसको कहा गया कि नई अर्थव्यवस्था में नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। एक अलग से अधीनस्थ एक ऐसा वर्ग बना, व्यापार वाणिज्य के कारण एक ऐसा वर्ग बना जो कुलीन से थोड़ा ही कम था। ठीक है, अर्थात ऐसे वर्ग में प्रमुख श्रमिक वर्ग थे और एक मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का दायरा बड़ा था। मध्यम वर्ग का दायरा क्या था? बड़ा था। इसके अंतर्गत, मध्यम वर्ग के अंतर्गत उद्योगपति, पूंजीपति, नौकरी पेशा लोग और अन्य व्यवसायी आते थे। पॉइंट को समझिए। उद्योगपति किसके अंतर्गत था? मध्यम वर्ग के अंतर्गत। पूंजीपति यानी कि बहुत बड़े बड़े उनके पास पूंजी है, कई कंपनियां खड़ा करने की शक्ति है, नौकरी में जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत से व्यवसाय में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कहा जाए तो वो सेवा ज़्यादातर देते हैं, वो दिमाग की काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं। लेकिन एक और ही वर्ग था, श्रमिक वर्ग। ये श्रमिक वर्ग की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि एक पूंजीपति के नीचे ये लोग, उद्योगपति के नीचे ये लोग काम करते थे। अगर एक पूंजीपति के पीछे नीचे 100 काम कर रहा है श्रमिक वर्ग, तो जरूर है कि वो पूंजीपति अमीर रहा होगा, तभी वो 100 व्यक्तियों से काम करवा रहा होगा। कुलीन वर्ग विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद सबसे प्रभावशाली सामाजिक समूह मध्यम वर्ग ही बना। ये स्थिति धीरे धीरे कब की आ रही है? 18वीं शताब्दी के बाद की है, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। मध्यम वर्ग के लोग धीरे धीरे विशेष वर्ग अर्थात कुलीन वर्ग से भी ऊपर आने लगे, और इस प्रकार से कुलीन वर्ग समाप्त हो गया। अर्थात कुलीन वर्ग के बाद सामाजिक समूह के रूप में मध्यम वर्ग ही बना। यानी कुलीन वर्ग समाप्त हो गया, तो अब सर्वोपरि कौन बन गए? मध्यम वर्ग। इसके पीछे बहुत सारे रीजन। ये अब धीरे धीरे साइंटिफिक एज में आ गए, वैज्ञानिक सोच रखने लगे। वो पहले पादरी की बातों पर रहते थे, ठीक है, कुलीन वर्ग अधिक से अधिक पादरी की बात पर रहते थे, राजे की बात पर रहते थे। उनको किसी प्रकार का कोई अलग से सोच अनुभव नहीं था। वो लोग सोचते थे कि जो भगवान ने दिया बस उतना ही है। लेकिन अब उसके पीछे ये लोग कारण ढूंढने लगे, अर्थात ये शिक्षित होने लगे। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग में राष्ट्रवादी भावना का विकास अधिक हुआ। ये राष्ट्रवादी भावना यहाँ पे पनपने लगी। बातें कुछ कुछ समझ में आ रही होगा कि इसके पहले हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रवाद को समझ लिया, लेकिन राष्ट्रवाद को एक एक पॉइंट समझाने के लिए यहाँ तक आया कि राष्ट्रवाद दिलों में कैसे आई। फ्रांस की क्रांति और आगे की क्रांति ने भी मध्यम वर्ग अर्थात बुर्जुआ वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी फ्रांस की क्रांति में कुलीनों को समाप्त कर दिया। कुलीन तो फ्रांस की क्रांति में थे ही नहीं, वो तो ऊंचे ओहदे पर थे, वो लोग तो राजा के सपोर्ट करते थे, राजा के ही लोग थे। लेकिन अगर फ्रांस में जो क्रांति आई, यहाँ पे मजदूरों का भी हाथ नहीं था, यहाँ पे गरीब किसानों का भी हाथ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हाथ किसका था? ये शिक्षित
होने के कारण मध्यम वर्ग को कहा था, जिसे मध्यम वर्ग को एक और कहीं कहीं नाम आपको मिलेगा बुर्जुआ वर्ग। तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है, मध्यम वर्ग को क्या बोला गया? बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, अब आगे की लेक्चर और कंटिन्यू करते हैं। आगे की टॉपिक है रूमानीवाद। ये देखिए, ये रूमानीवाद कैसे हुआ? राष्ट्रवाद की जब डेवलपमेंट हो रहा था, राष्ट्रवाद का जब विकास हो रहा था, अब ग्रोथ नहीं, अब डेवलपमेंट, राष्ट्रवाद का ग्रोथ हो चुका है। अब इसमें दायरा, राष्ट्रवाद का दायरा धीरे धीरे अब बड़ी होगी। तो राष्ट्रवाद के विकास में रूमानीवाद का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हमें समझना यही रूमानीवाद है क्या। रूमानीवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए संस्कृति का सहारा लिया गया। अतः रूमानीवाद एक संस्कृति आंदोलन बन गया। ये सांस्कृतिक आंदोलन है क्या? एक प्रकार के ये आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन रूमानीवाद कहलाया। तो सांस्कृतिक आंदोलन है क्या? सांस्कृतिक आंदोलन को समझिए। कहता है कि इसमें एक ही भाषा बोलने वाले बहुत बड़े दायरे हो, उनका खान पान भी एक प्रकार का हो, रीति रिवाज एक प्रकार का हो, ये कहलाएगा सांस्कृतिक आंदोलन। ठीक है, तो सांस्कृतिक आंदोलन रूमानीवाद को जन्म दिया और ये रूमानीवाद के कारण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसने एक विशिष्ट प्रकार का राष्ट्रवाद का प्रचार किया। कला, देखिए आर्किटेक्ट, कला, साहित्य, लिटरेचर, संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया गया। क्या क्या चीज इसमें था? राष्ट्रवादी भावना कैसे कैसे तो आर्किटेक्ट के माध्यम से, जैसे हमने सरयू को एक चित्र देखा था कि सरयू ने एक चित्र बनाया कि कैसे कैसे ये राष्ट्रवाद होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारा लगाव कैसे होना चाहिए, फिगर के माध्यम से। तो अपने आर्किटेक्ट दिखवाया। साहित्य, लिटरेसी, साहित्य यानी साहित्य के माध्यम से पत्रिका निकलवा करके लोगों को समझा बुझा करके, किसी को संगीत से राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रकट किया। रूमानीवाद पांडित्य पंथ नहीं थे, यानी पांडित्य पंथ का मतलब है ये रीजन नहीं खोजते हैं। अगर रीजन खोजे ये वैज्ञानिकवाद, अगर रीजन नहीं खोजे तो ये पंडितवाद। तो ये पांडित्य पंथी, पांडित्य लोग, पांडित्य राहगीर, पांडित्य क्या होगा? बात समझिए फिर से। पांडित्य मतलब ये हुआ, कोई भी कार्य हुआ, उसके पीछे इनको समझना नहीं है, बस ये हो गया, सही है या गलत उनको मतलब नहीं है। ये भगवान भरोसे, तो वो ईश्वर भरोसे, तो वो पांडी पंथ। तो रूमानीवाद पांडी पंथ नहीं थे, क्योंकि वे पढ़े लिखे थे, अर्थात मध्यम वर्ग के थे। उन लोगों ने भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर अधिक बल दिया कि इसके पीछे ये रहस्य क्या है, इसके पीछे ये कारण क्या है, इसके अंदर छिपा हुआ क्या है, इसमें भावना कैसा है। तो उन लोगों ने अर्थात रूमानीवाद लोगों ने, रोमानीय लोगों ने, ठीक है, भावनाओं को समझा, अंतर्दृष्टि यानी कि इसके पीछे कारण को समझा, कि इसके पीछे का कारण का अंतर्दृष्टि, अंदर की देखी हुई चीज मतलब ये नहीं कि आंख के अंदर की देखी हुई, इसके पीछे रहस्य जानना, ये सब भावनाओं पर अधिक बल दिया गया। सामूहिक विरासत और संस्कृति, सामूहिक विरासत और संस्कृति को राष्ट्र का आधार बनाने का प्रयास किया गया। विरासत वाली बात समझिए। फर्स्ट क्लास के लेक्चर में हमने ये कहा था कि अगर मेरे ही गांव में, मेरे ही शहर में, मेरे ही कस्बे में एक बहुत बड़ी विरासत है, यानी एक ऐसा मंदिर है जो बहुत बड़ी है, इसका ख्याति दूर दूर है, तो हमें क्या होता है? बहुत बड़ा गर्वान्वित होता है। तो यही सामूहिक विरासत, संस्कृति के आधार बनाया गया कि
एक बहुत बड़े लोगों का समूह के पास ये चीज है, यहाँ की आर्किटेक्ट फला फूला है, तो ये एक सूत्र में बंधेंगे, ठीक है। एक दूसरे से ये लड़ेंगे नहीं, एक ही राष्ट्र एक ही भाषा बोलेंगे। अलग अलग भाषी अगर हो तो वहां पे राष्ट्रवाद आने में थोड़ा दिक्कत आएगी, ठीक है, जलन फीलिंग होगा। लेकिन अगर यही संस्कृति, विरासत, ये सब एक समान हो, एक ही जगह पर हो, तो राष्ट्रवाद आना आसान है। लोक कथाओं, भाषण और संस्कृति का सहारा लेकर जर्मनी और पोलैंड में राष्ट्रवाद को क्या किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है। लोक कथाओं को लेकर के, भाषा को लेकर के, संस्कृति की सहारा बनाया, और जर्मनी और पोलैंड में भी राष्ट्रवाद चलाया गया। चित्रकला में नारी को राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया। राष्ट्रवाद एक माता जैसी है, जैसे हमारी माता भारत जननी है, ठीक है। इसके प्रति हमें अपराध की भावना नहीं होनी चाहिए। तो चित्रकला में नारी को कहा गया राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में इसको चित्रित किया गया। जैसा फ्रांस में कौन है, मारियान, जर्मनी में जर्मनियां, ये सब मातृपत्ति हैं। फ्रांस में कौन, मारियान। ये 2 पॉइंट याद रखने वाली है कि नारी को राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया, यानी नारी को सर्वश्रेष्ठ माना गया। यहाँ पे फ्रांस में कौन, मारियान, और जर्मनी में जर्मेनिया, ये 2 चित्रित थे। और आगे कंटिन्यू करते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद टॉपिक आगे है नेक्स्ट। उदारवादी, लिबरल राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पनपने और आगे बढ़ाने के लिए फीचर को क्या किया गया, उदारवाद किया गया। उदारवाद को समझना है, ये उदारवाद है क्या। लिबरल, उदारवाद जैसे एक गुस्सा होता है और एक शांत स्थिर दिमाग का होता है। तो उग्रवाद कह देंगे हम लोग गुस्साने वाला पार्टी को, और स्थिर दिमाग वाले आदमी को कह देंगे उदारवाद। यानी लिबरल हो, वो लिबरल है, बहुत ही भावुक है, बातों को समझता है, वो चीज़ों में दिमाग लगाता है, वो गुस्सा नहीं करता। तो उदारवादी राष्ट्रवाद यानी जबरन राष्ट्रवाद नहीं पनपना है। जैसे भारत माता की जय, तो जय है तो जय है, सबसे जय उगलवा के रहेंगे, ऐसा नहीं। उसमें क्या है कि उदारवाद ऐसा भावना पनपा दिया गया, लोगों में ऐसा भावना जागृत करवाई गई, ठीक है, कि वो, और लिबरल होकर के, कॉम्प्लिकेटेड बात होकर के नहीं, लिबरल होकर के ऐसा चीज समझवा करके, चूंकि ये लोग शिक्षित वर्ग के थे। उदारवाद कहाँ से आया, कहता है उदारवाद शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से है, यानी ये प्राचीन भाषा है। जो भी लैटिन भाषा है वो प्राचीन भाषा है। लैटिन भाषा का अर्थ यहाँ पे समझिए। लेक्चर बहुत लंबी हो जाती है तो हम उसे शॉर्ट करेंगे, 40 मिनट की लेक्चर से ज़्यादा नहीं जाएगा, सॉरी। इसे हम अगले क्लास में लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक है।